दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बड़ी तकरार। आतिशी ने कांग्रेस पर लगाया बीजेपी से करोड़ों की फंडिंग मिलने का आरोप। 24 घंटे में अजय माकन पर कार्रवाई करने का दिया अल्टीमेटम। कल माकन ने केजरीवाल को बताया था एंटी नेशनल। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आई दूरियां। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी गठबंधन के सहयोगियों से करेगी बात। पटना में अटल जयंती पर हुए कार्यक्रम में रघुपति राघव राजाराम भजन गाने पर बवाल। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने पर बीजेपी नेता नाराज। गायिका से मंगवाई माफी। जय श्री राम के लगाए नारे। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े बरसाई गोलियां। बीच सड़क पर शूटआउट में 2 लोगों की मौत। बाइक सवार हमलावरों ने शहर में मचाई दहशत। मशहूर रेडियो जॉकी सिमरन की मौत। गुरुग्राम के फ्लैट में मिला शव। फांसी लगाकर खुदकुशी करने की आशंका। सोशल मीडिया और आरजे सिमरन के सोशल मीडिया पर 6 लाख से ज्यादा है फॉलोअर्स। कजाकिस्तान में विमान हादसे के पीछे रूस के मिसाइल हमले की आशंका। अजरबैजान सरकार के सूत्रों का दावा, रूसी मिसाइल की वजह से बुधवार को हुआ विमान हादसा। एक साल में 8 पार्टियों को 3500 करोड़ रुपए मिला चुनावी चंदा। साल 2023-24 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 2244 करोड़ का मिला चंदा। दूसरे नंबर पर बीआरएस को 580 करोड़ और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को मिले 289 करोड़ का चुनावी चंदा। मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर बढ़ा घमासान। संत समाज ने संघ प्रमुख से माफी की अपील की। रामभद्राचार्य बोले, भागवत नहीं है हिंदू धर्म के प्रमुख। मेलबर्न स्टेडियम के बाहर खालिस्तानी समर्थकों का हुड़दंग। भारतीय फैंस ने दिया करारा जवाब। भारत जिंदाबाद के नारे लगाकर खालिस्तानी को करवाया चुप। बर्फ की चादर से ढके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़। सैलानियों की मौज मस्ती के बीच बर्फ जमने से कई रास्तों पर लोग हो रहे हैं परेशान। रसूलुल्लाह से इश्क रखने वाले मुसलमान किसी भी बुक स्टॉल पे उस किताब को बिकने नहीं देंगे और वो किताब हिंदुस्तान में नहीं चल सकती है। मैं तो 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। महादेव के मंदिर के अवशेष यहाँ पर हैं और इन अवशेषों को यहाँ पर सामने लाना है और इसीलिए इस कूप की भी यहाँ पर अब खुदाई की जा रही है। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम जारी की वो कैसे उसी पर भारी पड़ रही है। स्कीम की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती टूट चुकी है और केजरीवाल अब राहुल गांधी को गठबंधन से बाहर निकलवाने पर तुल गए। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है।
भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। कल अरविंद केजरीवाल सेंटा अवतार में दिल्ली की महिलाओं और बुजुर्गों को जिन योजनाओं का गिफ्ट बांटते दिखाई दिए थे, वही योजनाएं इंडिया गठबंधन में गृह युद्ध की वजह बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और महिलाओं को 2100 रुपए देने वाले जिस योजना को क्रांतिकारी मानकर लॉन्च किया था, उसे बीजेपी की तरह कांग्रेस भी फ्रॉड बता रही है। बीजेपी और कांग्रेस को यह मौका दिल्ली सरकार के उन विज्ञापनों की वजह से मिला है जिसमें आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं को फ्रॉड बताया गया है। और इसी के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत लेकर एलजी के पास भी गई और पुलिस के पास भी पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता अजय माकन ने तो केजरीवाल को देशद्रोही तक कह दिया। इससे बुरी तरह से नाराज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि या तो वो अपने नेताओं पर एक्शन ले या फिर वो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकलवाने के लिए बात करेगी। आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने आखिर क्या कुछ कहा है जिससे इंडिया गठबंधन कम से कम दिल्ली में खंड खंड हो गया है। हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। We thought that they will think about have an alliance with the Congress, but they unilaterally decided that there will be no alliance in Delhi. They unilaterally said that there is no alliance with the Congress. दरअसल कांग्रेस से केजरीवाल की चिढ़ की बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को खड़ा किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को यह भी लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा उसे ही टारगेट कर रही है, क्योंकि अब कांग्रेस खुलकर कह रही है, जी हां, खुलकर कह रही है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देना कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी और आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की वजह से ही कांग्रेस दिल्ली में कहीं की नहीं रही है। आम आदमी पार्टी को यह भी डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली के दलित और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर शिफ्ट ना हो जाए। आज शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया है कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के बीच साठगांठ है और बीजेपी कांग्रेस को फंड दे रही है। इससे पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले। उस समय तुम्हारी गैरत कहां गई थी लोकसभा चुनावों में, जब दोनों एक दूसरे को गले में उठाए उठाए घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को घुमा रहे थे। उस समय तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था। जो बातें तुम आज कर रहे हो, तुम्हारी आंखों का पानी मर चुका है, तुम्हारी गैरत मर चुकी है। एक दूसरे का हाथ थामने वाले, इंडी गठबंधन में साथ फोटो खिंचाने वाले, सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने वाले, ये अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, इन्हीं के नेता। उस समय तुम क्या कर रहे थे? आज जब दिख रहा है कि दिल्ली में हार संभावित दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे को गाली देकर कैसे हम बीजेपी को रोक सकते हैं? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
और अब आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्कीम ही कैसे आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत की जड़ बन गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लेकर सियासी पारा हाई है। 2 योजनाओं पर सरकारी विज्ञापन के बाद अब मामले थाने से लेकर एलजी दफ्तर तक पहुंच गया है। वहीं सड़क पर भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इन योजनाओं के खिलाफ दिल्ली के एलजी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। वहीं यूथ कांग्रेस ने तो बकायदा थाने जाकर इस मामले में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने आज केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। अपना पर्सनल डेटा, जैसे कि वो आपका फोन नंबर, मोबाइल ओटीपी या आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड किसी को ना दे, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। और आप ऐसे फ्रॉड से बचे। अखबार में इश्तिहार निकाला, वो इश्तिहार निकाला आतिशी जी सूबे की मुखिया है, उन्हीं के महिला बाल विकास विभाग ने निकाला। और वो नोटिस किसके खिलाफ निकाला? वो निकाला गया आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर बीएनएस की धारा 316, 317 के तहत मुकदमा हो, इसी हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में। जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ना पंजाब में दिया, लोकसभा से पहले भी यही ड्रामा किया। अब उनको मालूम है केजरीवाल जी को जमीन खिसक चुकी है। लोग उनके भ्रष्टाचार के विरोध में आ चुके हैं, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इस प्रकार का एक जो है फ्रॉड करके भोली भाली महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ ये मामला है क्या। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 2 योजनाओं का ऐलान किया था। पहली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देने का वादा किया गया। वहीं दूसरी योजना संजीवनी योजना है, जिसमें दिल्ली में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। मामला सिर्फ वादा तक रहता तो ठीक था। हुआ यूं कि आम आदमी पार्टी ने इन योजनाओं के लिए बकायदा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर इन योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके लिए वोटर आईडी कार्ड भी मांगे जा रहे हैं। दिल्ली में 25 दिसंबर तक महिला सम्मान योजना के लिए 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 25 दिसंबर को अखबारों में दिए सरकारी विज्ञापन के बाद। केजरीवाल की दोनों योजनाओं से जुड़ी दिल्ली सरकार के दोनों विभागों ने अखबार में एक विज्ञापन दिया और लोगों को सचेत किया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। ऐसे में लोग ऐसे धोखों से बचें। फिर क्या था, विज्ञापन के जारी होते ही सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ही नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमलावर हो गई। दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर एक साथ केजरीवाल को घेरने में जुट गईं। अपनी ही सरकार के विभागों के इस विज्ञापन ने दिल्ली सरकार को भी बैकफुट पर ला दिया और हालात ऐसे हो गए कि खुद दिल्ली के सीएम आतिशी और पूर्व सीएम केजरीवाल को एक साथ जवाब देने के लिए आना पड़ा। मुख्यमंत्री आतिशी ने तो विज्ञापन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कह डाली। वहीं केजरीवाल ने इस पूरी घटना को आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश तक बता दिया। मैं तो 2-3 दिन पहले ही समझ गया था कि ये कोई बड़ा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली के साथ। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है
कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल का ये भी दावा है कि 1000 रुपए महीने देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और 2500 रुपए देने का वादा चुनाव जीतने के बाद का है। अब इसी को दिल्ली सरकार के विभाग भ्रामक बता रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस धोखा बता रही है। यही नहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि खुद आम आदमी पार्टी के भीतर भी केजरीवाल की इन योजनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले करीब 10 महीने से हम 1000 रुपये का फार्म भर रहे हैं। महिला सम्मान जो योजना बोली थी इन्होंने, लेकिन उस तक अब तक कुछ नहीं हो पाया। काफ़ी महिलाएं दफ्तर में आती है, वो सवाल पूछती भाई साहब 1000 रुपये क्यों नहीं मिले। 1000 तो मिले नहीं, अब आपने 2100 की लाइन में फिर लगा दिया हमने। हमारा सवाल ये था सिर्फ माननीय केजरीवाल जी से, पहले 1000 रुपये की एक तो किस्त देनी चाहिए थी, उसके बाद 2100 की आपने योजना चालू करनी चाहिए ताकि जनता को विश्वास हो। अब विश्वास नहीं हो रहा जनता को, जनता कह रही है कि गुमराह कर रही है, तो उसका जवाब हमसे नहीं बन रहा कि पब्लिक को कैसे समझाए। केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की महिलाएं हर जगह बोल रही हैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2100 रुपए हर महीने हमारे खाते में आएगा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है। वादे पर वादे किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए 3000 रुपए वाला दांव खेला और वादा किया कि चुनाव जीतने पर हर महिला को 3000 रुपए महीने दिए जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वादों का मुकाबला चल ही रहा था कि इसमें बीजेपी के नेता ने कैश के साथ एंट्री मार दी। दिल्ली के पूर्व सांसद और नई दिल्ली विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार बीजेपी नेता परवेश वर्मा के घर के बाहर भीड़ आज भी लगी और यहाँ आने वाली महिलाओं को 1100 रुपए दिए गए। मतलब केजरीवाल के 1000 देने के वादे की एक भी किश्त किसी के खाते में नहीं पहुंची है। 2500 देंगे ये भी सिर्फ वादा है। कांग्रेस भी 3000 रुपए देगी ये भी सिर्फ वादा है। वहीं परवेश वर्मा ने महिलाओं को 1100 रुपए दे भी दिए। अब इसी को लेकर दिल्ली में सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी परवेश वर्मा पर हमलावर है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यही नहीं, एक शख्स ने तो बकायदा बाराखंबा पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी है। वहीं परवेश वर्मा का कहना है कि उनका एनजीओ पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा है और महिलाओं की मदद करता रहा है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आतिशी जी को बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए। आज मैंने एक और अच्छा काम किया, आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, वो यहाँ से विधायक है। आपको मेरे कार्य की सराहना करनी चाहिए, आपको मेरे से सीखना चाहिए। जाहिर है दिल्ली में इस बार सभी दलों का दांव महिलाओं पर ही है और पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद ऐसा होना स्वाभाविक भी है। हालांकि चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है और वोटिंग में अभी वक्त है।
ऐसे में पार्टियों के बीच गारंटियों की ये टक्कर कहां तक पहुंचेगी, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। वहीं बीजेपी नेता परवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के लिए दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचे। संजय सिंह का यह आरोप है कि वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, हालांकि उन्होंने शिकायत को रिसीव कर दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी परवेश वर्मा के खिलाफ हर विभाग में शिकायत करेंगे। देखिए, ये शिकायत पत्र उन्होंने सिर्फ रिसीव किया है, कोई अधिकारी मिला नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं दिलाया, इसलिए क्या करेगी ईडी इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऑफिशियली ये शिकायत इनको प्राप्त हो चुकी है, उसकी रिसीविंग इन्होंने दी है। खबरें में आगे बढ़ते अब आपको बताते हैं कि भारत में 36 साल के बाद लौटी एक किताब पर कैसे वॉर छिड़ गई है और मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग क्यों इस किताब की वापसी से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देती है और उन्होंने जानबूझकर इस तरह के इस प्रक्रिया को लेकर आए हैं। रसूलुल्लाह से इश्क रखने वाले मुसलमान किसी भी बुक स्टॉल पे उस किताब को बिकने नहीं देंगे और वो किताब हिंदुस्तान में नहीं चल सकती है। सलमान रुश्दी की शैतानी आयात किताब को हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दी जाए। सैटेनिक वर्सेस, वो किताब जिसकी भारत में 36 साल तक नो एंट्री रही, वो किताब जिसकी वजह से लेखक सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें अपनी एक आंख खोनी पड़ी, वो किताब जिसके विरोध में 1988 से 2022 तक दुनिया भर में कई जगह हिंसा, हत्या हुई, हमले हुए, जिस किताब की वजह से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे अयातुल्लाह खामनेई ने सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया और पूरी दुनिया के सभी मुसलमानों से कहा था कि वो सलमान रश्दी की हत्या कर दें। यहां तक कि ईरान ने सलमान रश्दी की हत्या करने वाले को $30 लाख यानी कि करीब 25 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही थी। जिस किताब के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों के आक्रोश को देखते हुए कई देशों ने उसे बैन भी कर दिया था। उस किताब की 36 साल के बाद अब भारत में बिक्री शुरू हो गई है। कहा यह जाता है कि राजीव गांधी सरकार ने इस किताब के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के आक्रोश को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिला जिसमें इस किताब को बैन करने की बात कही गई हो। इसके बाद इस किताब की बाजार में बिक्री का रास्ता खुल गया। हालांकि इस किताब के बाजार में आने से भारत में मुस्लिम संगठन नाराज हैं और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस किताब की बिक्री बैन की जाए। द सैटेनिक वर्सेस पर बवाल। बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देती है और उन्होंने जानबूझकर इस तरह के इस प्रक्रिया को लेकर आए हैं, मुसलमानों को हट करने के लिए जो उसकी आदत है। I don't see agenda. It is a intellectual exercise. बैन हटने पर भड़के मुस्लिम संगठन। इस तरह की बातों को तूल देने का एक सुनियोजित प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है, क्योंकि उन्हें एक मुद्दा मिलना चाहिए। It's important to stand up for free speech. It is important to stand up for writers, irrespective of whether you agree with them, whether you don't agree with them. केंद्र सरकार से रोक लगाने की मांग। रसूलुल्लाह से इश्क रखने वाले मुसलमान किसी भी बुक स्टॉल पे उस किताब को बिकने नहीं देंगे और वो किताब हिंदुस्तान में नहीं चल सकती है। रुश्दी की किताब मौलानाओं का विवाद। सलमान रुश्दी की शैतानी आयात किताब को हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दी जाए ताकि हमारा देश अमन और शांति का गहवारा रहे। सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को लेकर बवाल शुरू हो गया है। 36 साल बाद एक बार फिर रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस की भारत में वापसी हुई है, जिसके बाद अब इस किताब को आयात करने का रास्ता खुल गया है, लेकिन इसको लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है।
कई मौलाना और मुस्लिम संगठन इस किताब को लेकर विरोध जता रहे हैं और केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मौलानाओं का कहना है कि ये किताब पैगंबर मोहम्मद और कई इस्लामी हस्तियों का अपमान करती है। इसे बाजार में अनुमति देने से देश का माहौल खराब हो जाएगा। ये किताब ऐसी किताब है जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ हजरत आयशा, हजरत फातिमा ज़हरा और सहाबा इकराम के खिलाफ तौहीन आमेज इबारतें लिखी हैं, कलिमात लिखे हैं। सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ भी अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। रसूलुल्लाह से इश्क रखने वाले मुसलमान किसी भी बुक स्टॉल पे उस किताब को बिकने नहीं देंगे और वो किताब हिंदुस्तान में नहीं चल सकती है। मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि जिस तरीके से 1988 में सैटेनाइज वर्सेस पर पाबंदी लगाई गई, इसी तरीके से दोबारा पाबंदी लगाई जाए। इसको पर पूरी तरीके से बैन लगा रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम नजरियात की मजाक उड़ाया गया है, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। अगर इस किताब को मार्केट के अंदर आती है तो एक बार फिर से मुल्क का माहौल खराब होने का खतरा है। लिहाजा मैं भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस विवादित किताब, सलमान रुश्दी की विवादित किताब को पूरी तरीके से भारत के अंदर प्रतिबंध रहना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस के आयात पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर 2022 में सुनवाई बंद कर दी थी कि सरकार उस अधिसूचना को पेश करने में नाकाम रही है जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद इस किताब के इंपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी बात यह है कि 1988 में प्रकाशित होने के बाद से ही ये किताब चर्चा में आ गई थी। द सैटेनिक वर्सेस ने 1988 का व्हाइट ब्रेड अवार्ड जीता। इसी साल ये किताब बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई, लेकिन ईश नंदा के आरोपों को लेकर सलमान रुश्दी की किताब जल्द ही विवादों में घिर गई। ईरान के नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने और उनके प्रकाशकों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था, जिसके बाद रुश्दी को अपने जीवन का अधिकांश समय छिपकर बिताना पड़ा। जुलाई 1991 में उनके जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, इस किताब के छपने के 34 साल बाद 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में एक लेक्चर के दौरान सलमान रुश्दी पर लेबनानी अमेरिकी शख्स ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई। We don't see agenda. It is a intellectual exercise, and perhaps more relevant in today's time in India. That yes, every religion can be analyzed. It's important to stand up for free speech. It is important to stand up for writers, irrespective of whether you agree with them, whether you don't agree with them, irrespective of whether your politics and their politics agree with each other. 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने भारत में इस किताब पर बैन लगा दिया था। आज जब 36 सालों के बाद इस किताब के भारत में आने का रास्ता खुल चुका है, तब भी कुछ लोग इसको लेकर विरोध जता रहे हैं, जबकि कुछ लोग किताब पर रोक को सही नहीं मानते। इस बीच पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सलमान खुर्शीद और मैं अपनी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देती है और उन्होंने जानबूझकर इस तरह के ये इस प्रक्रिया को लेकर आए हैं मुसलमानों को हट करने के लिए। जो उसकी आदत है पिछले 2014 से जो कुछ हो रहा है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। अगर इस तरह से कुछ होता है तो कुछ आप लोग करेंगे? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम देंगे इसके लिए और उस किताब पर दोबारा बैन लगाने की बात करेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस के उस विवादित नक्शे की, जिसकी वजह से बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। दरअसल कांग्रेस ने भारत का ये नक्शा कर्नाटक के बेलगावी के अधिवेशन में लगाया था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पोस्टर्स में भारत के लिए जिस नक्शे को दिखाया गया है उसमें आधा कश्मीर और अक्साई चीन का हिस्सा नहीं है, और इसी को लेकर बीजेपी ने कहा है कि कश्मीर का कटा हुआ नक्शा ये बताया है, इसे बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है और कहा है कि कांग्रेस की नीयत देश को तोड़ने की है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस ने ऐसा जानबूझकर किया है? क्या यह संयोग है या भारत विरोधी प्रयोग है? वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठ मूठ का विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लगातार भारत के
अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है? ये दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की है। BJP is there to attack us. They can't digest. There is no medicine for jealousy. Let them do what they want. We will do whatever we want. कांग्रेस अधिवेशन पर बीजेपी ने फोड़ा पोस्टर बम। कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा। बीजेपी ने बताया नियत, कांग्रेस ने बताई गलती। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन के शुरू होने से पहले ही बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी को कांग्रेस की नियत पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी यानी बेलगाम में कांग्रेस एक ऐतिहासिक अधिवेशन कर रही है, क्योंकि यहाँ 26 और 27 दिसंबर 1924 को कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन आयोजित हुआ था। ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसलिए कांग्रेस ने उन यादों को ताजा करने के लिए वही तारीख और वही महीना चुना। लेकिन एक गलती की और वहीं से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर पूरे बेलगाम शहर में सोनिया, राहुल और प्रियंका के पोस्टर लगाए गए थे। इन सभी पोस्टरों में एक कॉमन गलती थी जिस पर बीजेपी की नजर पड़ गई और कांग्रेस के पोस्टर विवादों में आ गए। दरअसल कांग्रेस के सभी पोस्टरों में भारत का मैप दिखाया गया है, जिसे बीजेपी के नेता गलत बता रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन पोस्टर में भारत का जो मैप लगाया गया है उसमें पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन का हिस्सा गायब है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ साफ हो गया है। कांग्रेस की तरफ से पहले भी इसी तरह भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है और अभी भी कांग्रेस वही काम कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर किसी व्यवस्थित भारत विरोध का हिस्सा है। उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए ये भी पूछा कि ये किसके इशारे पर हो रहा है, कहीं सोरोस से कोई गुप्त संदेश तो नहीं आ रहा। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है, यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है। हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तरफ से पहले भी इसी तरह भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई है। बीजेपी ने दावा किया कि इससे पहले डीएमके ने भारत का गलत नक्शा दिखाया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को गायब दिखाया गया। कोरोना के समय राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें भी अक्साई चीन और पीओके गायब था। शशि थरूर ने 21 दिसंबर 2019 को भारत का नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें भी गड़बड़ी थी। वहीं कांग्रेस को जैसे ही पोस्टर में गलत मैप की जानकारी मिली, पार्टी में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में शहर में लगे सभी पोस्टरों को हटाने के आदेश दे दिए गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पोस्टर की तस्वीरें कैमरों में कैद हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर कांग्रेस अधिवेशन के पोस्टर वायरल होने लगे थे। कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई भी आई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने माना कि उनके कुछ नेताओं से अनजाने में गलती हुई है, जबकि कांग्रेस नेता लालजी देसाई ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए जान देने वाली पार्टी है, लेकिन आरएसएस के एक भी कारसेवक ने देश के लिए जान नहीं दी। There is no controversy. Some of the leaders, by not knowing, might have made some mistake. We have already directed them. We are removing everything, and whatever is been done, everything is perfect. मैं तो कई जगह पे देखता हूँ कि बीजेपी खुद पोस्टर छपवा के खुद चिपकवाती है और फिर वहाँ पर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली। बीजेपी की बहुत पुरानी, मैं खास करके नरेंद्र भाई और अमित भाई दोनों गुजरात से निकले हैं, वो उनकी टीनेजर वाली राजनीति को मैं जानता हूँ। वो टीनेजर की राजनीति से झूठ और हिंसा का, गांधी बात करते थे सत्य और अहिंसा का, वो बात कर रहे थे झूठ और हिंसा का। कांग्रेस पार्टी अपने बेलगाम अधिवेशन को नफरत की राजनीति के खिलाफ नव सत्याग्रह बता रही है
और पोस्टर विवाद को दरकिनार करते हुए इसे ऐतिहासिक पल बता रही है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में कैसे एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं। अब संभल से 200 मीटर दूर एक कुआं मिला है, जिसे लेकर कहा यह जा रहा है कि पुराणों में इसे बताया गया है मृत्यु कूप या मोक्ष कूप। संभल में सनातन के कितने सबूत? ये हिंदू बहुल इलाके में ज़मीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस ज़मीन को भी खाली ज़मीन थी वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। पहले मंदिर, कुआं, बावड़ी, अब मृत्यु कूप। चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। मृत्यु कूप का महादेव कनेक्शन। जगह जगह जहाँ कब्जे हुए हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि एक वर्ग विशेष का यहाँ दबदबा रहा है और हिंदू केवल पलायन की स्थिति था। संभल में जैसे जैसे एएसआई का सर्वे आगे बढ़ रहा है, खुदाई में हर दिन ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इसके तीर्थ क्षेत्र होने की गवाही देते हैं। पहले मंदिर, फिर कुआं और मूर्तियां, उसके बाद बावड़ी और अब एक मृत्यु कूप मिला है जो संभल में सनातन के सच को सामने लाता है। संभल के सरतल चौराहे के पास मोहल्ला कोट पूर्वी में ये कूप मिला है जिसे मृत्यु कूप कहा जा रहा है। दावा किया जाता है कि स्कंद पुराण में संभल तीर्थ क्षेत्र में जिन 19 कूपों का जिक्र है उनमें से एक ये मृत्यु कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित है। सबसे बड़ी बात यह कि संभल की जामा मस्जिद से इस मृत्यु कूप की दूरी सिर्फ 150 मीटर है और जामा मस्जिद के इतने नजदीक मृत्यु कूप मिलने के बाद हरिहर मंदिर का दावा और भी पुख्ता होता नजर आ रहा है। एक नया कूप जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है वहां पर एक कुआं जिसे कूप यहां पर कहा जाता है वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है। यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा ये देखना होगा। लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। ऐतिहासिक पौराणिक कूपों में से एक है, उसमें स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और महज 200 मीटर की दूरी पर हरि मंदिर से ये स्थान है। तो मान्यता ये थी कि यहाँ से स्नान करके ही सामने हरि मंदिर के दर्शन को पूर्वज हमारे पुराने लोग जाया करते थे। देखिए ये दावा यहाँ पर गगन जी कर रहे हैं कि मृत्युंजय कूप में स्नान करने के बाद यहाँ से सीधा जो ये रूट गली जा रही है ये सीधे हरिहर मंदिर को जाती है, ऐसा इनका दावा है। जबकि सामने जो है जामा मस्जिद और इसी को विवाद को लेकर यहाँ पर कोर्ट में इस वक्त काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है। लेकिन जिस कूप का हम जिक्र कर रहे थे वो कूप यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी बनावट है और इस बनावट को देखकर ये लग रहा है कि वाकई में महादेव का मंदिर यहाँ पर होगा। महाकुंभ पर महाभारत शुरू हो गई है। एक तरफ कुंभ में गैर सनातनियों को रोकने की मांग को लेकर धर्मगुरुओं के बीच घमासान जारी है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सियासत में महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर तलवारें खींची हुई हैं। बाबा बागेश्वर के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी मांग उठाई है कि महाकुंभ में वो लोग ना आए जिनकी आस्था सनातन में नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को 2013 में हुए कुंभ मेले की याद दिलाई है। जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत कर दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। पहले सीएम योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे,
बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर पीएम मोदी ने कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब महाकुंभ में गूंजा, डरेंगे तो मरेंगे। प्रयागराज में संगम के इर्द गिर्द ऐसे कई पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे जिस पर लिखा है, डरेंगे तो मरेंगे। ये नए पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की तरफ से लगवाए गए। पोस्टर पर नारे के साथ रामानंदाचार्य की तस्वीर भी लगी हुई है। कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। इसी कहावत को बटेंगे तो कटेंगे वाले अंदाज में कहने की कोशिश की गई है। कहा जा रहा है कि रामानंदाचार्य ने इस नारे के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। महाकुंभ पर इस पोस्टर को लेकर महाभारत छिड़ चुका है। इसी बीच मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ऐसी डायलॉग डिलीवरी की जिससे बरेली के एक मौलाना तिलमिला उठे। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, जो भगवान शिव, हनुमान और देवियों की पूजा न करे, गंगा, यमुना, सरस्वती में जिसकी आस्था न हो, जिसके मन में संतों के प्रति सम्मान न हो, उन्हें महाकुंभ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान पर महाभारत छिड़ गया। जो राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। नकारात्मकता नहीं है, धर्म की सुरक्षा की बात है। और योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो वो उनको अपने प्रदेश की चिंता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और हम कोई नकारात्मक नहीं फैला रहे, वो अपनी पूजा करें, हम अपनी पूजा करें। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि देवकीनंदन ठाकुर समेत तमाम साधु संत हिंदुस्तान में तनाव, नफरत और हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि सभी हिंदू धर्म गुरु इस वक्त देश में नफरत का पैगाम दे रहे हैं।